नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार NKGS सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के भाग नंबर 3 के बारे में, जो कि किससे संबंधित है, हमारा मूल अधिकार से संबंधित है। इससे पिछली दो वीडियो जो भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले उन्हें जाकर जरूर देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाग नंबर 3 किससे संबंधित है, हमारा मूल अधिकार से। कहां से कहां तक है, मतलब अनुच्छेद कितने से लेकर कहां तक है, तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक है। ठीक, अनुच्छेद नंबर 12 में क्या बताया गया है, हमारा अनुच्छेद नंबर 12 हमारा मूल अधिकार की परिभाषा से संबंधित है। मतलब अनुच्छेद नंबर 12 में मूल अधिकार की क्या परिभाषा दी गई है। ठीक, इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद नंबर 13 क्या, हमारा अल्पीकरण से, क्या अल्पीकरण। अनुच्छेद नंबर 13 अल्पीकरण, देखिए क्या है ये। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है, अल्पीकरण का मतलब होता है लगाम। मतलब कि कोई भी ऐसा कानून आप नहीं बना सकते आगे जाकर जिससे किसी व्यक्ति या किसी के मूल अधिकार को हानि पहुंचे, या कोई पहले का कानून ऐसा अगर है कि जो वर्तमान किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को ठेस पहुंचाता है तो उसे खत्म कर सकते हैं आप, या उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप 3 तलाक था। 3 तलाक क्या था कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति किसी भी महिला को 3 बार कहता था तलाक तलाक तलाक, तो उससे क्या होता था कि वो उसे तलाक दे देता, मतलब वो अलग हो जाते थे उससे। ठीक, ये था 3 तलाक। ठीक, इसको क्या है, सरकार ने खत्म कर दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अभी क्रोध में है, ठीक, तो वो गुस्से में आके कह देता था, गुस्से में आया और के मतलब सिस्टम था 3 तलाक में कि आप 3 बार तलाक कहिए, तलाक तलाक तलाक, और आपका तलाक हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होता था कि कोई भी महिला है, मान लीजिए उसके बच्चे भी हैं और कोई पुरुष है, झगड़ा हो गया उन दोनों का, तो वो कहता था तलाक 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 और वो अलग हो जाता था। तो इसको क्या किया सरकार ने, इसे खत्म कर दिया गया। ठीक, यही हमारा क्या अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब कि आप कोई ऐसा कानून बना नहीं सकते जिससे मूल अधिकार को हानि पहुंचे, या कोई पहले का कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वर्तमान में किसी के मूल अधिकार को क्षति पहुंचा रहा हो। ठीक, इसके बाद बात आती है हमारी अनुच्छेद नंबर 14 की। अनुच्छेद नंबर 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष समानता, ये है विधि, इसका मतलब। ठीक, कैसे कि मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया है, ठीक, और वही अपराध किसी और ने कर दिया गया है, तो कानून क्या है, जो सबको समान नजर से देखेगा। ठीक, जो सजा आपको मिलेगी वही सजा उस अधिकारी को मिलेगी। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने कोई चोरी कर दी, अगर आपको जेल हुई है 5 महीने की या 6 महीने की, तो अधिकारी को भी कितनी, उतनी ही सजा मिलेगी। ठीक, होते है विधि के समक्ष समानता। इसके बाद बात आती है हमारी अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 क्या है, धर्म जाति जन्म स्थान पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 में है अवसर की समानता। ठीक, अनुच्छेद नंबर 16 के 1 और 2 में लेख नियोजन की समानता। लोक नियोजन मतलब नौकरी में सबको समानता, मतलब सभी लोग फार्म डाल सकते हैं, बस आप उसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 16 के 4 में बताया गया है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण आप दे सकते हैं। ठीक है, 16 के 4 में राज्य क्या जनसंख्या के आधार पर या कोई पिछड़ा हुआ है तो उनको आरक्षण दे सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 है अस्पृश्यता का अंत। क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत है मतलब छुआछूत, कोई छुआछूत, कोई नीची जात ऊंची जात, अगर कोई नीची जात वाला व्यक्ति किसी के ऊंची जात वाले के घर चला जाता है तो उसे बर्तन छूने नहीं देते, मतलब पानी भी उनके लिए अलग व्यवस्था रखते हैं, ये था छुआछूत। इसे अनुच्छेद 17 में खत्म कर दिया गया है और इसे एक अपराध बना दिया गया है। ठीक, तो एक कब अधिनियम आया था, अस्पृश्यता अधिनियम, अपराध अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था। ठीक, इसमें क्या 500 रुपये जुर्माना, 6 माह की जेल हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नीचे जात वाला व्यक्ति किसी मंदिर में चला गया तो उस मंदिर को धुलवा देते थे। पहले मतलब छुआछूत ज्यादा होती थी, गांव में अभी भी छुआछूत चलती है ज्यादा, लेकिन सिटी में ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक अपराध है।
ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 18 की। अब इसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद नंबर 18 की, जो कि हमारा किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत। ठीक, इसमें क्या है, आप कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। इसमें दो लोगों को छूट है, मतलब सैन्य अधिकारियों को, और कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो वो अपने आगे डॉक्टर लगा सकता है, इंजीनियर लगा सकता है। ठीक, और सैन्य अधिकारी मतलब कोई जनरल है तो लिखता है ना जनरल, आपने सुना होगा, तो इन दोनों को छूट है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 18 हो गया हमारा उपाधियों का अंत। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बातचीत करने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक, क्या है इसमें? प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, मतलब आप चुप रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई आपसे जबरदस्ती कहे कि नहीं बोलो बोलो, तो आप चुप रह सकते हैं। अगर वो आपसे जबरदस्ती करता है तो आपके कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? अनुच्छेद नंबर 19 का। ठीक, आपको चुप रहने का अधिकार है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम कर दिया, ठीक है, आप कहीं घूमने चले गए बाहर और रात लेट आए आप, ठीक, और आपकी पत्नी पूछती है आपसे कहाँ गए थे, तो आप सब कायदे से बिल्कुल सीधे चुप रह सकते हैं, उसको कोई जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, आप अगर देना चाहें तो दे सकते, नहीं तो चुप रह सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 20 की। अनुच्छेद नंबर 20 का है दोष सिद्धि से संरक्षण, मतलब इसमें बताया गया है अनुच्छेद नंबर 20 के फर्स्ट में कि दोष सिद्ध ना हो, मतलब जब तक कि किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध ना हो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने चोरी नहीं की है और मुझ पर किसी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया है, तो मुझे जब तक पुलिस चोर नहीं मान सकती है जब तक कि ये प्रूफ ना हो जाए कि ये चोरी मैंने ही की है। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 20 के दूसरे में बताया गया है कि एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दे सकते आप। कैसे? जैसे मैंने चोरी की है, अब सिद्ध हो गया कि मैंने चोरी की है, ठीक, मैं चोर हूं और मुझे सजा मिल गई, ठीक, या जुर्माना लग गया, जेल होगी, अब मैं घर आ गया। ठीक है, अब फिर पुलिस वालों ने कहा नहीं, सजा इसको कम दी थी, दूसरा पकड़ के लाओ। दूसरा पकड़ के लाएंगे, कहेंगे 6 महीने जेल में और रहो। ठीक, फिर कहेंगे नहीं अब इसको फांसी दे दो। तो मतलब ये नहीं, एक अपराध के लिए आप बार बार उसे सजा नहीं दे सकते हैं। अगर आपने हमें एक बार सजा दे दी है तो अब हम कायदे से आपके साथ घूमने जाएंगे, भाई साहब हमें ने करी थी चोरी, चले जाओ घूमते, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बार सजा मिल चुकी है, आपने मान लीजिए एक बार कोई खून कर दिया या मर्डर कर दिया, अब आपको सजा होगी 6 साल या 10 साल, कितनी भी साल की। ठीक है, पुलिस ने खूब मारा, आपको सजा हो गई, आपकी सजा काट के अब आए, अब थोड़ी ना पुलिस आपसे कुछ कहेगी, आप उनके सामने बैठ के चाय पीजिए आराम से, हाँ टाटा बाय बाय, कुछ भी करते रहिए, आपको तो सजा मिल गई ना। तो अब पुलिस ऐसा नहीं है कि आपको फिर पकड़ के ले जाएगी, नहीं तुमने 10 साल पहले वो किया था खून, ठीक, उसको तुम्हें कम सजा मिली थी, चलो आप फिर से सजा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक अपराध के लिए सिर्फ कितनी बार सजा मिलेगी? एक बार सजा मिल सकती है। और इसके अनुच्छेद नंबर 20 के 3 में क्या कहा गया है कि स्वयं के खिलाफ आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैंने चोरी की थी, अब पुलिस हमको मारती, बताओ तुमने चोरी की है, तुम खुद जाके कोर्ट में गवाही दो कि हाँ मैंने ही चोरी की थी, तो ये पुलिस वाले इसके लिए हमें फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 21 की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, क्या है? विदेश जाने की हमें स्वतंत्रता है, हमें स्वच्छ वातावरण की स्वतंत्रता है, मतलब अधिकार है हमारा। ठीक, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, किससे संबंधित है? हमारा अनुच्छेद नंबर 21 से। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब आपातकाल लगता है तो कौन से अनुच्छेद हैं या कौन से अधिकार हैं जो जिन्हें खत्म नहीं किया जाता है। ठीक है, तो नोट में डाल के लिख लीजिएगा कि आपातकाल के समय अनुच्छेद नंबर 20 और 21 समाप्त नहीं किए जाते हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद नंबर 20 और 21। ठीक है दोस्तों, और अब इसके बाद बात करते हैं हम आगे, अनुच्छेद नंबर कहां तक हो गया हमारा? 21 तक हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम अनुच्छेद नंबर 22 की बात। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 22 की। तो अनुच्छेद नंबर 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक, मतलब अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक, और इसी में कहा गया है कि आप अपने मन का वकील चुन सकते हैं। ठीक, आप जिसे चाहे अपना वकील बना सकते हैं जो कि आपका केस लड़ सके। ठीक,
अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 23। इसमें कहा गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। ठीक, जैसे इसी में कहा गया है दास प्रथा और बधुआ मजदूरी। बधुआ मजदूरी मतलब जबरदस्ती की मजदूरी करवाना, कि नहीं ये घर आप ही को बनाना है, आप ही को बनाना पड़ेगा, तो ऐसी मजदूरी आप किसी से नहीं करवा सकते हैं। ठीक, इसी के लिए एक अधिनियम आया था, कब? 1976 में। ठीक है, और बधुआ मजदूरी पुनरावास योजना कब चलाई गई थी? 2016 में, जो कि पहले 20,000 रुपये मिलते थे और अब वर्तमान में कितने रुपए मिलते हैं? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो बधुआ मजदूरी समझे, बधुआ मजदूरी मतलब जबरदस्ती काम कराना। ठीक है, अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद नंबर 24 किससे संबंधित है? बालकों के नियोजन प्रतिबंध, मतलब कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी कारखानों में नहीं लगा सकते हैं या काम नहीं करवा सकते हैं, जोखिम वाले स्थानों पर उनसे कार्य नहीं करवा सकते हैं। ठीक, ये था अनुच्छेद नंबर 24। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 25। अनुच्छेद नंबर 25 किससे संबंधित है? अंतःकरण की स्वतंत्रता से। किससे संबंधित है? अंतःकरण की स्वतंत्रता से। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 26। अनुच्छेद नंबर 26 किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन स्वतंत्रता। ठीक, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 27। अनुच्छेद नंबर 27 किससे संबंधित है? आपका धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। ठीक है, तो एक बार और देखिए, अनुच्छेद नंबर 22 किससे? गिरफ्तारी से। ठीक, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसके बाद अनुच्छेद नंबर आता है क्या? 22 के बाद 23। अनुच्छेद नंबर 23 क्या है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, मतलब बाल श्रम आप नहीं करवा सकते। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद नंबर 24 किससे? बालकों की नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद नंबर 25। अनुच्छेद नंबर 25 किससे संबंधित है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब आप कोई भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं उसमें आप उसकी व्यवस्था अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 27 धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। ठीक है दोस्तों, तो अब एक बार और शुरू से देखते हैं अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 12 में क्या बताया गया है? मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 12 के बाद अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 13 की। तो अनुच्छेद नंबर 13 किससे संबंधित है? हमारा अल्पीकरण से। इसके बाद अल्पीकरण के बाद आती है अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता। ठीक, इसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 किससे संबंधित है? धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 16। 16 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता। ठीक, इसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 किससे संबंधित है? हमारा अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत से छुटकारा। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 18 में क्या बताया गया है? हमारा अनुच्छेद नंबर 18 में बताया गया है कि उपाधियों का अंत। अनुच्छेद नंबर 18 किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद नंबर 19 किससे संबंधित है? हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, इसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 20 की। अनुच्छेद नंबर 20 किससे संबंधित है? हमारा दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक, इसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21 किससे संबंधित है? हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। ठीक, इसके बाद अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 22 की। क्या? अनुच्छेद नंबर 22 जो किससे संबंधित है? हमारा गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद नंबर 24 किससे संबंधित है? बालकों के नियोजन प्रतिबंध से। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 27 धार्मिक अभिव्यक्ति में कर से मुक्ति। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी भाग 3 की नंबर 1 वीडियो। अब मिलते हैं आपको अगली 2nd वीडियो में। चलते हैं, तो धन्यवाद।